ओके गाइस, तो अभी हम लोग बात करने वाले किस बारे में, कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लीगलिटी ऑफ कंसिडरेशन। ओके, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। ये तो हम लोगों को पता है कि कुछ वापस मिलना, समथिंग रिटर्न में मिलना, उसी को हम लोग कहते हैं कंसिडरेशन। हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम लोगों को जो वापस मिलता है इन रिटर्न, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंसिडरेशन। When someone promises to do or not to do something for somebody else, he also in turn needs some reciprocal gestures from the party in return, which in common parlance we mean consideration। जो हम लोगों को रेसिप्रोकल गेस्चर, जो हम लोगों को उल्टा मतलब मिलता है, घुमा के मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन मानते हैं उसी को हम लोग। ओके, तो इट में भी एन एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रोमिस। ओके, ये एक्ट भी हो सकता है या फिर किसी को रोकना भी हो सकता है या फिर ये कोई प्रोमिस भी हो सकता है। ओके, तो ये सब जो है, ये सब तो कंसिडरेशन हम ये देख लेते हैं। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है विदाउट कंसिडरेशन तो उसे क्या माना जाएगा, उसे नल एंड वॉइड माना जाता है। ओके, तो इसके बाद में ये जो है, ये तो हम लोगों का डेफिनेशन है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या है, ऊपर देख चुके हैं। तो हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या देखेंगे हम लोग, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ नॉट एनफोर्सेबल। मतलब क्या है, अगर कोई एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर में कंसिडरेशन ही नहीं है तो वो क्या, एनफोर्सेबल नहीं है, एंड देयरफॉर इट इज़ वॉइड। तो ये क्या माना जाएगा, इसे वॉइड माना जाएगा। द रीजन वाई लॉ एनफोर्सेस ओनली दोज प्रोमिसेस विच आर मेड फॉर कंसिडरेशन इज दैट gratuitous or voluntary promises are often made rashly and without due deliberation। क्या कहा गया है कि जो भी रीज़न है यहाँ पे टू एनफोर्स लॉ को एनफोर्स करना, दोज प्रोमिसेस विच आर मेड फॉर कंसिडरेशन, जो प्रोमिसेस है वो कंसिडरेशन इन रिटर्न के लिए ही बना गया है। ओके, टू प्रिवेंट द पार्टीज सीकिंग लीगल रिकोर्स फॉर डिस्प्यूट अराइजिंग ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सच रैश contractual obligations which lack consideration, it is essential to put consideration as one of the essential element in order to consider as a binding contract। ओके, मतलब कोई भी, अगर हम लोगों को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो इसके लिए कंसिडरेशन एसेंशियल रखा गया है, क्योंकि नहीं तो दोनों के बीच में क्या है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन है वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसी के लिए क्या कहा गया कि कोई भी एग्रीमेंट या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन नहीं बन सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन क्या क्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, लीगल रूल्स रिगार्डिंग consideration, legal rules regarding consideration। okay, with the first one क्या बोलते हैं हम लोगों को, consideration must move at the desire of the promiser। okay, consideration must move at the desire of the promiser, it must move at the desire of the promiser। जो promiser है, जो offerer है, उनके desire से वो move कर सकता है। consideration द नेक्स्ट पार्टी, ऑफर को भी हो सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी को भी हो सकता है, लेकिन वो किसके डिज़ायर से चेंज होगा, वो प्रोमिसर के डिज़ायर से, प्रोमिसर की इच्छा से वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक जा सकता है। एनी एक्ट और एब्सटिनेंस एट द डिज़ायर ऑफ थर्ड पार्टी इज़ नॉट कंसिडरेशन। किसी थर्ड पार्टी के डिज़ायर से अगर कोई एक्ट या एब्सटिनेंस हो, वो क्या, वो इज़ नॉट कंसिडरेशन, उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए, X agrees to sell his horse to Y for rupees 50,000। Here consideration for X selling horse to Y is consideration of 50,000। यहाँ पे consideration क्या है, 50,000 from Y, and consideration for Y paying 50,000 to X is selling his horse। और वहाँ पे Y के लिए consideration क्या है, वो horse, मतलब क्या है, एक्स एग्रीज टू सेल, एक्स के लिए कंसिडरेशन है 50,000, उसे 50,000 मिल रहा है, और वाई को क्या मिल रहा है, हॉर्स मिल रहा है। तो एक दूसरे के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए रहता है। ओके, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के लिए कंसिडरेशन रहता है, दोनों के लिए क्या रहता है, हम लोगों का ऑब्लिगेशन रहता है। ओके, ओके, सिमिलरली हियर एक्स इज अ प्रोमिसर फॉर वाई एंड सिमिलरली वाई इज अ प्रोमिसर फॉर एक्स। यहाँ पे क्या होता है, दो मतलब एक्स प्रॉमिस कर रहा है कि वो क्या देगा, वो अपना हॉर्स को दे देगा, और वाई प्रॉमिस कर रहा है कि वो 50,000 रुपीज़ देगा। ओके, नेक्स्ट में आ जाता है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिस टू एनी अदर पर्सन। ये एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी, वो प्रोमिसी को नहीं, कंसिडरेशन प्रोमिसी को नहीं दे के एनी अदर पर्सन, कोई दूसरा पर्सन भी दे सकते हैं। कंसिडरेशन में बी फर्निश्ड इवन बाय अ स्ट्रेंजर
कोई स्ट्रेंजर टू द पार्टी है, वो भी आप इसके ऊपर में एक बहुत अच्छा केस लॉ है जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, इसके ऊपर में कौन सा केस लॉ है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं। कंसिडरेशन इवन बाय अ स्ट्रेंजर अंडर इंडियन लॉ, कंसिडरेशन में भी फर्निश्ड इवन बाय अ स्ट्रेंजर अंडर इंडियन लॉ। मतलब इंडियन लॉ में क्या होता है, इवन स्ट्रेंजर टू द पार्टी, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यहाँ पे कंसिडरेशन दे सकते हैं, फर्निश कर सकते हैं। कंसिडरेशन कैन बी फ्रॉम एनी डायरेक्शन, इवन ए स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑफर कंसिडरेशन। अंडर इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन, हम लोग को इंग्लिश लॉ पढ़ना नहीं है, हम लोग को यही जानना है कि इंडियन लॉ में क्या है, कि इंडियन लॉ बोलता है कि कंसिडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी इज अलाउड। ओके ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग इन ऑफ वैल्यू। कंसिडरेशन क्या है, कुछ चीज़ होना चाहिए जिसका कोई वैल्यू है, डेफिनेट सर्टेन वैल्यू है, वो होना चाहिए। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट अबाउट कंसिडरेशन इज दैट कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट। मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन एडुकेट नहीं होने से भी इन एडुकेट कंसिडरेशन को भी कंसिडरेशन माना जाएगा। बट so long as consent of the parties is free, inadequacy of consideration is immaterial। मतलब क्या है, अगर वो एडुकेट नहीं है तो इनएडुकेंसी है तो भी उसको क्या माना जाएगा, उसको अगर कंसिडरेशन इज इमेटेरियल है तो तब भी उसको क्या किया जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा अगर वो एडुकेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे यही बताया गया है कि वो समथिंग वैल्यू होना चाहिए, उसका वैल्यू रहना चाहिए। ओके, हाउएवर इन एडुकेसी of consideration may be taken into account by courts in determining the question whether the consent of the parties is free or not। वहाँ पे क्या होना चाहिए, consent of the parties सिर्फ free होना चाहिए, कोई भी मतलब मीन्स के द्वारा consent of the party क्या होना चाहिए, affected नहीं होना चाहिए। ओके ओके, then the next point is fourth point, it may be an act, abstinence or forbearance or a return of promise। मतलब क्या हो सकता है, कंसिडरेशन ऐसा भी होता है, कोई एक्ट भी हो सकता है, कोई एब्सटिनेंस किसी चीज़ को रोकना भी हो सकता है, और फिर कोई प्रॉमिस इन रिटर्न कोई प्रॉमिस भी किया जा सकता है। जैसे कि प्रॉमिस टू नॉट टू स्मोक इज ए नेगेटिव एक्ट, ये क्या है, एक एब्सटिनेंस है। फिर क्या है, प्रॉमिस नॉट टू रेफर द मैटर टू द कोर्ट, ये भी क्या है, एब्सटिनेंस है। नॉट टू डू समथिंग, किसी चीज़ को रोकना, नॉट टू डू समथिंग। प्रॉमिस टू परफॉर्म एट द वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ द बर्थडे पार्टी, प्रॉमिस टू डू, ये क्या है, प्रॉमिस टू डू। मतलब हम लोग को एक्ट तो पता है, कोई भी चीज़ करना उसको बोलता है एक्ट। यहाँ पे एब्सटिनेंस का एग्जांपल दिया हुआ है, दो एग्जांपल एब्सटिनेंस का दिया हुआ है, और एक रिटर्न प्रॉमिस का क्या है, किसी भी वेडिंग एनिवर्सरी में क्या है, या फिर बर्थडे पार्टी में परफॉर्म करना, प्रॉमिस किया है, उसी को कहा जाएगा प्रॉमिस टू डू। ओके, नेक्स्ट कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर which the promisor is already not bound to do। okay, according to Indian law क्या होता है, consideration can be past, present और future। बट हम लोगों को इंग्लिश लॉ नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोगों को ये जानना है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ क्या होता है, कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ओके, इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, यह क्या होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इसमें लीगलिटी रहना चाहिए। कंसिडरेशन जो है वो लीगलिटी होना चाहिए। अभी क्या होता है, अनलॉफुल। अनलॉफुल का मतलब क्या होता है, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, वो लॉफुल माना जाएगा अनलेस उसके अंदर में ये पांच चीज़, ये जो है ये पांच चीज़ होता है। अगर ये पांच चीज़ आ जाता है किसी भी एग्रीमेंट के अंदर में, तो किसी भी कंसिडरेशन के अंदर में, तो क्या माना जाएगा कि वो अनलॉफुल है। इट इज़ फॉरबिडन बाई लॉ, अगर किसी लॉ ने उसे फॉरबिड किया हुआ है तो उसे क्या मतलब, फॉरबिड मतलब लॉ ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है किसी चीज़ को करने के लिए, तो उसे क्या माना जाएगा, वो अनलॉफुल है। और इज़ ऑफ सच नेचर दैट इज़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, या फिर अगर कोई चीज़ है जो करने से प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट किया जाएगा, तो उसे क्या माना जाएगा, उस चीज़ को क्या माना जाएगा कि वो अनलॉफुल है। और इज़ फ्रॉडुलेंट, अगर वो किसी भी नेचर का चीज़ हो जो फ्रॉडुलेंट है, वो फ्रॉड है, तो उसे क्या माना जाएगा, अनलॉफुल। इट्स इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। मतलब क्या है, किसी भी पर्सन या फिर किसी भी पर्सन का प्रॉपर्टी को अगर वो इंजोर करता है, और इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी, अगर किसी भी पर्सन और प्रॉपर्टी होता है तो उसको क्या माना जाएगा, अनलॉफुल। और द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज ए इमोरल, अगर वो इमोरल होता है। ये हम लोग को इमोरल वाला चीज़ हम लोग एथिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली समझना क्या है कि अगर कोर्ट इसे डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये इमोरल है और अपोज द पब्लिक पॉलिसी, और अपोज द पब्लिक पॉलिसी है, तो क्या होता है, ये अनलॉफुल होता है। ओके, होप सो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन क्या क्या होता है। अभी हम लोगों को देखना है टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। ओके, लेट अस चेंज द what
Let us change the highlighter. Types of consideration. Okay. Consideration may be present, past or future. According to Indian law, consideration may be present, past or future. Past consideration is something wholly done or suffered before making the agreement. मतलब एग्रीमेंट बनने के पहले ही वो wholly खत्म हो चुका है, सफर्ड हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है. अगर कोई कंसिडरेशन बिफोर मेकिंग एन एग्रीमेंट उसे कहा जाता है पास्ट कंसिडरेशन. प्रेजेंट कंसिडरेशन इज बेसिकली एन एक्ट विच हैज़ बीन डन इन रेस्पॉन्स टू द पॉजिटिव प्रोमिस. मतलब क्या होता है, वो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में हो चुका है जब एग्रीमेंट किया है उसके बाद. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन. मतलब ये हो चुका है, ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हो चुका है. और ये एग्जीक्यूटरी फ्यूचर कंसिडरेशन, मतलब जो एग्जीक्यूटरी है, जो अभी तक हुआ नहीं लेकिन होने वाला है, उसे क्या कहा जाता है, फ्यूचर कंसिडरेशन. वन कंसिडरेशन इज टू मूव एट द फ्यूचर डेट. मतलब कोई फ्यूचर डेट में जो होने वाला है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्या, फ्यूचर कंसिडरेशन. ओके. कंसिडरेशन डिपेंडेंट ऑन टाइम कैन बी एनी कम्बिनेशन एज मेंशन बिलो. मतलब एज पर टाइम क्या हो सकता है, कंसिडरेशन कैसे हो सकता है. सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये वाला चीज़ हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा कि अगर पास्ट है, अगर कंसिडरेशन पास्ट है तो क्या होता है, परफॉर्मेंस, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर हो सकता है. ओके. अगर पास्ट कंसिडरेशन के लिए परफॉर्मेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है. पास्ट कंसिडरेशन के लिए कोई पास्ट परफॉर्मेंस को हम लोग नहीं मान सकते. पास्ट कंसिडरेशन के लिए हम लोगों को कोई पास्ट परफॉर्मेंस को हम लोग नहीं मान सकते. ये वाला चीज़ से याद रखना होगा. लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो प्रेजेंट कंसिडरेशन के लिए पास्ट परफॉर्मेंस को भी मान सकते हैं, प्रेजेंट परफॉर्मेंस को भी मान सकते हैं और फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी मान सकते हैं. और सेम अगर फ्यूचर को देखें तो हम लोग फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए भी पास्ट को भी मान सकते हैं, प्रेजेंट को भी मान सकते हैं और फ्यूचर को भी मान सकते हैं. ओके. यहाँ तक आपको समझ में आ गया. तो अभी हम लोग जो जहाँ पे नेक्स्ट जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. और वो टॉपिक क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, हम लोगों को ये पता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. अगर कुछ भी वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता है, द जनरल रूल इज एक्स नुडुपेक्टो नॉन ऑटियर. ये एक हम लोगों का ये लैंग्वेज में किया गया, ज़्यादातर लॉ जो है डिफरेंट लैंग्वेज से लिया गया है. तो ऐसे यहाँ पे कहा गया कि हम लोगों का जो कंसिडरेशन है, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा. ये चीज़ याद करने का उतना ज़रूरत नहीं है. सिर्फ ऊपर में जो है कंसेंसस एट इडम एक था, और दूसरा क्या था हम लोगों का, मैं बाद में ये चीज़ का लिस्ट बना दूंगा कि कौन कौन सा सीखना है जो दूसरे लैंग्वेज से लिया गया है. लेकिन ये वाला छोड़ देने से भी हो जाएगा. ओके. तो यहाँ पे क्या है, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड माना जाता है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाउएवर द एक्ट इटसेल्फ प्रोवाइड्स एक्सेप्शन इट्स रूल. लेकिन एक्ट ये भी प्रोवाइड करता है, एक्ट में ही प्रोवाइड करता है, इसका एक्सेप्शन भी प्रोवाइड करता है कि कब एक्सेप्शन है, कि जब अगर कंसिडरेशन नहीं रहता है तब भी क्या होता है, वो वैलिड होता है. ऐसे नॉर्मल रूल क्या है, अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं रहता है तो वो वॉइड होता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, कंसिडरेशन अगर नहीं भी रहता है फिर भी वो क्या होता है, वैलिड होता है. फर्स्ट इज प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन. फिर वॉलंटरी सर्विसेज, फिर क्या है, टाइम बेड डेप्ट, फिर क्या है, गिफ्ट, फिर क्या है, एजेंसी, फिर गारंटी, फिर रेमिशन. ओके. ये 7 पॉइंट्स हैं. इनको हम लोग पहले डेप्थ में इन डेप्थ समझेंगे. चलिए नीचे आ जाते हैं. ओके. मार्कर कहाँ हुआ. ओके. मार्कर हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले. प्रोमिस मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. अभी क्या है, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड. एग्रीमेंट मेक विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड. इट इज़ इन राइटिंग, ये एक राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड, एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. मेन चीज़ क्या है, मेड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन. अगर वो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो उसे क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा. ओके. यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए. इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए. इट इज़ मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये वाला चीज़ मेन है कि आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए. इट इज़ बिटवीन द पार्टी स्टैंडिंग इन मियर रिलेशनशिप टू ईच अदर. मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में मियर रिलेशनशिप रहना पड़ता है. अगर रिलेशनशिप है तो ही हो सकता है. ओके. नॉर्मली दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर्स आर कॉल्ड गिफ्ट. ये क्या होता है, गिफ्ट कहा जाता है इस टाइप का ट्रांसफर्स को. ओके. फिर क्या है,
हम लोग आ जाते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर क्या बोलते हैं, प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। प्रॉमिस टू कंपेंसेट वॉलंटरी सर्विसेज, जो वॉलंटरी सर्विस है प्रॉमिस टू कंपेंसेट वॉलंटरी सर्विसेज, कोई भी आप वॉलंटरी सर्विस किए हैं उसके बदले में अगर आपको कोई कंपेंसेशन मिल रहा है तो उससे क्या कहा जाएगा, उससे भी विदाउट कंसिडरेशन जो चीज़ आपको मिलेगा उसे भी हम लोग कहेंगे क्या, वैलिड। वॉलंटरी सर्विसेज मीन सर्विस डन विदाउट एनी रिक्वेस्ट, मतलब आप बिना कोई रिक्वेस्ट के आप कोई काम कर रहे हैं। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ a promise to compensate a person who has already voluntarily done समथिंग फॉर द प्रोमिसर। मतलब क्या है, कोई व्यक्ति जो है ऑलरेडी वो वॉलंटरी कुछ कर चुके हैं जिसके बदले से जो अदर पार्टी है जिसके लिए किए हैं उन वो खुशी होकर या फिर वो आउट ऑफ उनके इच्छा से वो क्या करते हैं, कुछ कंपनसेशन देना चाहते हैं। तो ऐसा टाइप के एग्रीमेंट में अगर कोई कंसिडरेशन नहीं भी होता है तो उसे क्या माना जाता है, वैलिड माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं एसेंशियल्स क्या है। द सर्विस शुड हैव बीन वॉलंटरी, ये क्या होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए। फिर क्या होता है, द सर्विस शुड हैव डन फॉर द प्रोमिसर, द सर्विस शुड हैव डन फॉर द प्रोमिसर के लिए वो किया गया। द प्रोमिसर मस्ट हैव बीन इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विस वाज डन, जब सर्विस किया गया है तब क्या है, प्रोमिसर एग्जिस्ट करता है वो दुनिया में। द इंटेंशन ऑफ प्रोमिसर मस्ट हैव बीन टू कंपनसेट द प्रोमिसर, इंटेंशन ऑफ द प्रोमिसर शुड बी कंपनसेट टू द प्रोमिसर को कंपनसेट करना। द सर्विस रेंडर मस्ट ऑल्सो बी लीगल। अभी सबसे बड़ा चीज़ है भाई, कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट बनने के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है, रेंडर्स मस्ट बी लीगल, वो लीगल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए फाइंड्स बीस पर्स, ए को बी का पर्स मिला है, जो बी का एक पर्स खो गया तो वो ए को मिल चुका है। गिव्स टू हिम, उन्होंने क्या किया, ए ने क्या किया, उसको रिटर्न दे दिया। तो बी प्रोमिसेस टू गिव 50 रुपीज़, तो बी ने क्या किया, प्रॉमिस किया है कि 50 रुपीज़ वो दे देंगे। दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इसे एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वाकई इसमें कुछ इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन ए को बी प्रॉमिस कर रहा है कि वो 50 रुपीज़ देंगे, तो ऐसा टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को भी वैलिड माना जाता है। ओके, द प्रोमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट। अभी टाइम बार्ड डेप्ट क्या होता है, अभी लिमिटेशन एक्ट के द्वारा एक टाइम दिया गया कि कोई भी डेप्ट इतने साल के अंदर में अगर वो रीपे नहीं होता है तो वो टाइम बार्ड हो जाता है, उसके बाद में वो रीपे नहीं हो पाएंगे। और अगर आप उसके लिए कोई कोर्ट में भी जाते हैं तो उसका कुछ वो नहीं मिलता है, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है कि टाइम बार्ड डेप्ट को हम रिटर्न करेंगे, तो ऐसा प्रॉमिस को भी क्या बोला जाता है, विदाउट कंसिडरेशन उसको वैलिड माना जाता है। ए प्रॉमिस बाय डेटर टू पे ए टाइम बार्ड डेप्ट इज ऑल्सो एनफोर्सेबल। अगर टाइम बार्ड हो गया था कोई डेप्ट, अगर उसको भी वापस देने का प्रॉमिस करते हैं तो उसको भी क्या कहा जाएगा, उसको भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्रिएशन ऑफ एजेंसी। क्रिएशन ऑफ एजेंसी मतलब क्या है, एजेंट। अगर हम लोग किसी को एजेंट बनाते हैं, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। दस व्हेन ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज एजेंट, किसी को अगर एजेंट अपॉइंट किया जाता है, हिज अपॉइंटमेंट इज वैलिड इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। मतलब समझ में आ गया कि अगर किसी को एजेंट बनाया जाता है और उसका अगर बिना कंसिडरेशन के दिया जाता है, तो अगर वो कोई भी अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई भी काम करता है बिना कंसिडरेशन का, तो भी उसे क्या कहा जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। अभी नेक्स्ट आता है कंप्लीटेड गिफ्ट। ये गिफ्ट का केस है। अगर किसी को हम लोग गिफ्ट देते हैं, तो अभी शादी ब्याह में जाते हैं तो किसी को गिफ्ट देते हैं, तो उस गिफ्ट देने को क्या कहा जाता है, अगर गिफ्ट में देने से क्या होता है, इन रिटर्न कुछ मिलता है, नहीं, कुछ नहीं मिलता है। अभी आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो उस गिफ्ट को भी बिना कंसिडरेशन का दिया जाता है, तो उसे भी क्या कहा जाता है, उसे भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ओके, ये भी खत्म हो गया। तो नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नो कंसिडरेशन इज नीडेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रहता है तो उसमें भी कोई कंसिडरेशन का ज़रूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नीड्स नो कंसिडरेशन। अरे भाई ये क्या है, ये तो वही चीज़ लिखा हुआ है, नो कंसिडरेशन इज नीडेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इन अदर वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नीड्स नो कंसिडरेशन। मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है उसमें कोई कंसिडरेशन का ज़रूरत नहीं होता है इन रिटर्न। ओके, और लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि और मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिना कंसिडरेशन का भी वो क्या माना जाता है, वैलिड माना जाता है। लास्ट हम लोग देखने वाले हैं रेमिशन। रेमिशन क्या होता है, पार्ट परफॉर्मेंस।
मतलब रेमिशन मीन्स लेसर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट देन व्हाट इज एक्चुअली टू बी परफॉर्म। मतलब क्या जो परफॉर्म करना था, एक्चुअली जो परफॉर्म करना था उससे कम या फिर पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस वो किया है, फिर भी उसे क्या माना जाएगा कि अभी समझ लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को बोला है कि इतना जगह आपको क्या करना है, 1 बीघा माटी मतलब लैंड जो है 1 बीघा आपको काटना है। लेकिन जब आधा बीघा ही काटना खत्म हुआ तब क्या बोले कि हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको उतना ही पैसा मिलेगा और काटना नहीं पड़ेगा। तो क्या हुआ, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। तो अगर पार्ट या फिर लेसर परफॉर्मेंस किया है फिर भी अगर हम उसको वो मान लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, रेमिशन। इन सच केसेस ऑल्सो द contract will be valid and the contract without consideration will be valid। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं। ऑल अबाउट क्या, किसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं, कंसिडरेशन। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कि ये बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मतलब पॉइंट है या फिर टॉपिक है, जो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम लोग कल देखने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। तो होप सो यहाँ तक अच्छा लगा होगा, और यहाँ तक अच्छा लगा होगा तो ज़रूर चैनल पे जुड़े रहें। थैंक यू।